बुक शेल्फ टॉक में स्वागत है। आज की जो हमारी ये गहन चर्चा है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर है। हाँ, और काफी आंखें खोलने वाला विषय भी। हाँ बिल्कुल, मतलब बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बिठा दी गई है, एक ऐसी बात जिसे हमने परम सत्य मान लिया है कि कड़ी मेहनत ही सब कुछ है ना? एकदम सही, कि सफलता केवल खून पसीना बहाने और दिन रात कड़ी मेहनत करने से ही मिलती है। जो जितना ज्यादा घिसेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। ये सोच तो हर जगह है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर ये सोच ही कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट हो? क्या सच में काम को कम करके और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करके करोड़पति बना जा सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन असल में यही आज का मुख्य मुद्दा है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम मार्क फिशर की मशहूर किताब द लेजी मिलियनेयर के सिद्धांतों को खंगालने वाले हैं। और हमारा मिशन आज उस फिलॉसफी को समझना है जो ये सिखाती है कि खुद एक मशीन बनने के बजाय ऐसे सिस्टम कैसे बनाए जाएं जो हमारे लिए काम करें। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा की नींव को समझने के लिए एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। हाँ बताइए। तो कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक बिना धार वाली कुंद कुल्हाड़ी से 10 घंटे तक लगातार पेड़ काटने की मेहनत कर रहा है। उफ, 10 घंटे। हाँ, मतलब उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं, वो पसीने से तरबतर है। फिर कोई उससे कहता है कि भाई 1 घंटा रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो। तो वो क्या जवाब देता है? वो कहता है कि मेरे पास रुकने का समय नहीं है, मुझे बहुत सारे पेड़ काटने हैं। अरे बाप रे, ये उदाहरण तो एकदम सटीक है ना? हाँ, क्योंकि ये मानवीय मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी खामी को उजागर करता है। हमें लगता है कि अगर हम लगातार हाथ पैर मार रहे हैं तो हम प्रगति कर रहे हैं। गतिविधि को परिणाम मान लेते हैं। एकदम सही। हम मोशन यानी बस हिलते डुलते रहने को एक्शन यानी असली परिणाम देने वाले काम से जोड़ लेते हैं। तो मतलब असली मुद्दा मेहनत से भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये है कि असली मुद्दा मेहनत से भागना बिल्कुल नहीं है। मुद्दा है अपनी ऊर्जा का सही दिशा में निवेश करना, जिसे हम रिटर्न ऑन एनर्जी कह सकते हैं। हाँ, अब सवाल ये है कि वो लक्कड़हारा रुककर कुल्हाड़ी की धार तेज क्यों नहीं करता? शायद उसे लगता है कि उसका समय बर्बाद होगा। हाँ, क्योंकि उसे रुकने में डर लगता है। उसे लगता है कि अगर वो रुका तो वो पीछे रह जाएगा। ये डर तो बहुत आम है। और यही डर आज के समाज में हर इंसान के दिमाग में बसा हुआ है, जो उसे वो स्मार्ट और आसान रास्ता चुनने से रोकता है। बिल्कुल, और यही वो जगह है जहां लेजी मिलियनेयर का असली मतलब समझ में आता है। सही कहा। जब भी ये शब्द सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहले एक ऐसे इंसान की छवि बनती है जो दिन भर सोफे पर पड़ा रहता है। बिल्कुल, जो कुछ काम नहीं करता। हाँ, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो स्पष्ट करती है कि ये आलस शारीरिक नहीं है, ये एक रणनीतिक आलस है, यानी स्ट्रैटेजिक लेजीनेस। बिल्कुल। असली लेजी मिलियनेयर वो है जो गधों की तरह दिन रात काम नहीं करता, बल्कि स्मार्टनेस और सिस्टम के जरिए दौलत बनाता है। वो काम को ही अपने लिए काम करने लायक बना देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अगर ये इतना ही आसान है, अगर धार तेज करके पेड़ काटना इतना ही लॉजिकल है, तो हर कोई पहले से ही अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि हम सभी एक अदृश्य जेल में कैद हैं। अदृश्य जेल मतलब? ये जेल लोहे की नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सोच और समाज की मान्यताओं की बनी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि 9 से 5 की नौकरी करना ही सुरक्षा है। हाँ, ये तो है। समाज में उस इंसान का महिमा मंडन किया जाता है जो 14 घंटे काम करता है, चाहे उसका आउटपुट कुछ भी हो, जो हमेशा व्यस्त दिखता है। बिल्कुल। ज्यादा काम करने वाले को एक आदर्श इंसान माना जाता है, और जो इंसान कम समय में स्मार्ट तरीके से काम निपटा ले उसे अक्सर कामचोर या आलसी समझ लिया जाता है। ये तो बहुत सच बात है। ये सोच हमारी रगों में इतनी गहराई तक बस चुकी है कि लोग खाली समय मिलने पर भी अपराध बोध महसूस करने लगते हैं। गिल्ट होने लगता है कि मैं खाली क्यों बैठा हूँ। हाँ, हम उन नियमों को अपना सच मान बैठे हैं जो असल में किसी और के फायदे के लिए बनाए गए थे, यानी किसी कॉर्पोरेट ढांचे को चलाने के लिए। एकदम सही। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूंगा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अदृश्य जेल से बाहर आ जाओ और मेहनत करना छोड़ दो। लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से सोचिए, जो इंसान 9 से 5 की नौकरी में है, जिस पर EMI का बोझ है, बच्चों की फीस देनी है, हाँ, उसकी स्थिति अलग होती है। वो रातों रात इस जेल से कैसे बाहर आ सकता है? क्या ये सलाह थोड़ी अव्यावहारिक नहीं लगती? देखिए, अगर हम इसे इस तरह से देखें कि आज ही जाकर इस्तीफा दे देना है, तो ये बिल्कुल अव्यावहारिक है। हाँ वही। और लेखक ऐसी सलाह दे भी नहीं रहे हैं।
मैं बता रही हूँ कि ये बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। अच्छा, एक मानसिक शिफ्ट। बिल्कुल। अदृश्य जेल से बाहर आने का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि वर्तमान रास्ता वित्तीय आजादी की तरफ नहीं ले जाएगा। सिर्फ ये मानना ही पहला कदम है। हाँ, जब ये एहसास हो जाता है तब इंसान अपनी नौकरी नहीं छोड़ता, बल्कि वो अपना खाली समय बर्बाद करना छोड़ देता है। वीकेंड्स का सही इस्तेमाल। वो वीकेंड्स पर या शाम को नेटफ्लिक्स देखने के बजाय उस समय को अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाता है। क्या बात है। वो ये सोचना शुरू करता है कि वो खुद का सिस्टम कैसे बना सकता है। जब सोच बदलती है तो प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। तो ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने सीमित समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने अपनी मानसिक बाधाओं को तोड़ दिया। उसने मान लिया कि उसे सिर्फ गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है। अब अगला कदम क्या होगा? उस नई सोच को वास्तविकता में कैसे बदला जाए? यहीं पर एसेट्स यानी संपत्ति का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, एसेट्स बहुत जरूरी हैं। लेजी मिलियनेयर काम से नफरत नहीं करता, बल्कि वो इस तरह से काम करता है कि उसका काम एक ऐसे सिस्टम में ढल जाए जो उसकी गैर मौजूदगी में भी चलता रहे, सोते हुए भी कमाए हो सके। बिल्कुल। चाहे वो कोई स्मार्ट निवेश हो, एक ऐसा बिजनेस मॉडल हो जो टीम के जरिए चले, या फिर कोई ऐसी डिजिटल स्किल हो जो सोते समय भी पैसा बना कर दे। एकदम सही कहा। और इस प्रक्रिया को अकेले करने में बहुत समय लग सकता है। हाँ, खुद से सब कुछ सीखना तो मुश्किल है। इंसान अगर खुद ही हर गलती करके सीखने लगे तो शायद पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। इसीलिए इस सफर में एक मेंटोर यानी मार्गदर्शक की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। मेंटर का होना बहुत जरूरी बताया गया है। हाँ, एक मेंटोर वो इंसान होता है जो उस रास्ते पर पहले ही चल चुका है जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन क्या एक मेंटर सच में इतना जरूरी है? मतलब आज के समय में इंटरनेट पर सारी जानकारी मुफ्त में उपलब्ध है। हजारों वीडियो हैं, किताबें हैं, तो फिर एक व्यक्ति विशेष को अपना मेंटर बनाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, जानकारी होना और उस जानकारी का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा। इंटरनेट ये बता सकता है कि गाड़ी कैसे चलानी है, लेकिन जब असल सड़क पर होते हैं और अचानक कोई मोड़ आ जाता है तब वो किताबी ज्ञान काम नहीं आता। बिल्कुल, तब वो ज्ञान काम नहीं आता। एक मेंटर एक जीपीएस की तरह होता है। वो सिर्फ रास्ता नहीं बताता, बल्कि वो ये बताता है कि आगे कौन सा गड्ढा है जहाँ गिरा जा सकता है। यानी वो गलतियों से बचाता है। हाँ, वो उन गलतियों से बचाता है जिनमें सालों और लाखों रुपए बर्बाद हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक मेंटर अंदर की उन कमियों को देख सकता है जो खुद को कभी नजर नहीं आएंगी। ये बात सच में बहुत गहरी है। इसे अगर एक वीडियो गेम की तरह समझें तो एक मेंटर का मिलना बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत ही मुश्किल गेम के चीट कोड्स मिल जाना। हाँ, चीट कोड्स वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। गेम तो खुद ही खेलना है, कंट्रोलर अपने ही हाथ में है, लेकिन अब उन लेवल्स पर बार बार आउट होने से बचा जा सकता है जहां दूसरे लोग महीनों अटके रहते हैं। बिल्कुल सही। और जब गेम खेलने का तरीका पता हो और लक्ष्य पूरी तरह से साफ हो तो पूरी प्रक्रिया ही बदल जाती है। किताब में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि लक्ष्य इतना बड़ा और स्पष्ट होना चाहिए कि वो खुद ही काम करवा ले। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होता है तो वो एक चुंबक का काम करता है, अपनी तरफ खींचता है। हाँ, अंग्रेजी में एक कहावत है, लेट योर गोल डू द हेवी लिफ्टिंग, यानी अपने लक्ष्य को भारी वजन उठाने दें। क्या बात है। जब ठीक ठीक पता होता है कि क्या हासिल करना है तो दिमाग फालतू के विकल्पों को खुद ब खुद हटा देता है। मतलब हर सुबह खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पष्टता ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो अब एक स्पष्ट लक्ष्य है, एक मेंटर है और एक नया माइंडसेट है। लेकिन असल चुनौती तो रोजमर्रा की जिंदगी में आती है। हाँ, रोज के काम तो करने ही होते हैं। रोज के इतने सारे काम होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ईमेल्स होते हैं। इन सबको कैसे निपटाया जाए ताकि थकान या बर्नआउट का शिकार न होना पड़े? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत आता है। कौन सा? कम प्रयास का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। प्रकृति हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है। जैसे पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। बिल्कुल, लेकिन इंसान अक्सर चीजों को जानबूझकर जटिल बना देता है। हाँ, हमें लगता है मुश्किल है तो अच्छा होगा। ये इंसानी फितरत है। हमें लगता है कि अगर कोई चीज बहुत जटिल है तभी वो मूल्यवान है, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार तरीका वही होता है जो सबसे सरल हो। और इसी सरलता को बनाए रखने के लिए पार्किंसंस लॉ को समझना बहुत जरूरी है। पार्किंसंस लॉ, ये नियम क्या कहता है?
ये नियम कहता है कि काम हमेशा उपलब्ध समय के अनुसार फैल जाता है। मतलब? इसका मतलब है कि अगर किसी काम को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए तो वो काम पूरे 1 हफ्ते का समय ही लेगा। अच्छा, लेकिन अगर उसी काम के लिए सिर्फ 1 दिन दिया जाए तो वो काम किसी न किसी तरह 1 दिन में पूरा हो जाएगा। इसीलिए सफलता चाहने वाले हमेशा अपनी डेडलाइंस को बहुत छोटी रखते हैं। 1 मिनट, या मुझे एक सवाल पूछना है। अगर किसी 1 हफ्ते के प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1 दिन की डेडलाइन तय कर दी जाए तो क्या वो बस जल्दबाजी में कुछ भी खराब सा काम नहीं हो जाएगा? ये डर सबको लगता है। हाँ, मतलब क्या डेडलाइन आधी करने से काम की क्वालिटी पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर लोग इसी वजह से पार्किंसंस लॉ से डरते हैं। लेकिन इसके पीछे के विज्ञान को समझिए। हाँ, बताइए। जब 1 हफ्ता होता है तो 80% समय उन चीजों पर बर्बाद होता है जिनका असली परिणाम से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि फॉन्ट कौन सा रखें, कवर पेज कैसा हो। बिल्कुल, या फालतू की रिसर्च जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जब सिर्फ 1 दिन होता है तो दिमाग लेजर बीम की तरफ फोकस हो जाता है। सिर्फ जरूरी चीजों पर? हाँ, वो तुरंत उन 20% कामों की पहचान कर लेता है जो 80% परिणाम देंगे। मतलब परफेक्शनिज्म को छोड़कर एग्जीक्यूशन पे ध्यान जाता है। एकदम सही। काम की क्वालिटी खराब नहीं होती, बल्कि फालतू की सजावट खत्म हो जाती है और असली काम समय पर हो जाता है। ये बात तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देती है। मतलब हम खुद को ज्यादा समय देकर एक तरह से खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। हाँ, सेल्फ सैबोटाज कर रहे होते हैं। अब सोचिए, जब डेडलाइन कम करने से इतना सारा समय और ऊर्जा बच जाती है तो उस बची हुई ऊर्जा का क्या किया जाए? यही पर ऊर्जा का सही प्रबंधन खेल में आता है। बिल्कुल, इंसानी ऊर्जा बिल्कुल एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह सीमित होती है। हम सुबह 100% बैटरी के साथ उठते हैं और फिर उसे कहाँ खर्च करते हैं? वही तो, हम इसे फालतू की बहसों में, सोशल मीडिया पर या उन लोगों को खुश करने में खर्च कर देते हैं जिनसे कोई मतलब ही नहीं है। एकदम सच बात है। इस किताब में इसके लिए एक बहुत ही शानदार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सिलेक्टिव लेजीनेस, यानी चुनिंदा आलस। बिल्कुल, और इस चुनिंदा आलस का मतलब हर काम से भागना नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन सभी कामों के लिए पूरी तरह से आलसी बन जाना जो बड़े लक्ष्य में योगदान नहीं देते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक मैनेजर है, वो दिन भर में 50 ऐसे ईमेल्स का जवाब देने में आलस दिखाता है जो उतने जरूरी नहीं है। वो उन्हें इग्नोर कर देता है। देखने वालों को तो लगेगा कि वो कामचोर हैं। हाँ, लेकिन वो मैनेजर उन ईमेल्स को इग्नोर करके जो 3 घंटे बचाता है, उस समय में वो पूरी एकाग्रता के साथ एक ऐसा नया सिस्टम डिजाइन करता है जिससे कंपनी के करोड़ों रुपए बच जाते हैं। अरे वाह! यही है सिलेक्टिव लेजीनेस। ऊर्जा कहाँ जा रही है, इस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। बैटरी वाले उदाहरण को ही अगर थोड़ा और आगे ले जाएं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे दिमाग रूपी फोन में बैकग्राउंड में 100 ऐसे ऐप्स खुले हों जिनका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, लेकिन वे लगातार बैटरी चूस रहे हैं। एकदम सही। चिंताएं, डर, कल क्या होगा, ये सब वो बैकग्राउंड ऐप्स हैं। लेजी मिलियनेयर होने का मतलब है उन सभी फालतू ऐप्स को फोर्स क्लोज कर देना, ताकि जब सच में किसी अहम काम के लिए बैटरी की जरूरत हो तो वो 100% उपलब्ध रहे। बिल्कुल। और इसी बैटरी को दिन भर चार्ज रखने के लिए एक बहुत ही छोटी लेकिन असरदार आदत का जिक्र किया गया है जिसे माइक्रो हैबिट कह सकते हैं। वो माइक्रो हैबिट क्या है? ये आदत है बार बार खुद से एक सवाल पूछना कि क्या मैं इस वक्त आराम से हूँ? क्या मैं आराम से हूँ? हाँ, सोचिए, कोई बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग चल रही है या कोई तनावपूर्ण फोन कॉल है। अक्सर ऐसे समय में कंधे अकड़ जाते हैं, सांसें छोटी हो जाती हैं। हाँ, तनाव में तो ऐसा ही होता है। उस वक्त 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना कि क्या शरीर में तनाव है, और फिर जानबूझकर एक गहरी सांस लेकर कंधों को ढीला छोड़ देना। इससे क्या होता है? यह स्मार्ट रिलैक्सेशन दिमाग को ये सिग्नल देता है कि कोई खतरा नहीं है। इससे मानसिक शांति बनी रहती है और फैसले घबराहट में नहीं लिए जाते। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी कल से नहीं बल्कि इसी पल से लागू कर सकता है। बिल्कुल, अभी से। लेकिन हमने अभी तक जिन भी रणनीतियों की बात की है, चाहे वो समय का प्रबंधन हो, सिस्टम बनाना हो या ऊर्जा बचाना हो, ये सभी बाहरी चीजें हैं। हाँ, ये सब बाहरी दुनिया के लिए हैं। ये तभी काम करेंगी जब इंसान की आंतरिक नींव मजबूत हो। असली दौलत केवल बैंक में पड़े नंबर नहीं है, बल्कि यह चेतना का एक ऊंचा स्तर है। एकदम सही कहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के सिद्धांत का यहाँ बहुत गहरा रोल है। अमीर लोग सिर्फ कागजों पर रणनीति नहीं बनाते, वे अपने आंतरिक कंपन या वाइब्रेशन पर काम करते हैं।
वे भीतर से समृद्ध महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर से एक आम इंसान की तरह सोचना चाहूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अंदर से अमीर महसूस करना, ये सब सुनने में थोड़ा जादुई या हवाई लग सकता है। हाँ, बहुत लोगों को ये जादुई लगता है। अगर किसी की जेब खाली है तो वो अंदर से अमीर कैसे महसूस कर सकता है? इसे हम असल दुनिया के बिल्कुल प्रैक्टिकल और मनोवैज्ञानिक नजरिए से कैसे समझें? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसे कोई जादू मत समझिए, ये पूरी तरह से मनोविज्ञान है। अच्छा, मनोविज्ञान कैसे? हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। हमारा दिमाग उसी चीज को देखता है जिस पर हम फोकस करते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं जो एक ही तरह की बिजनेस डील फाइनल करने गए हैं। ठीक है। पहला इंसान अंदर से डरा हुआ है, उसे लगता है कि अगर ये डील नहीं मिली तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो डेस्परेशन या हताशा में है। और दूसरा इंसान? दूसरा इंसान प्रचुरता की मानसिकता यानी अबंडेंस माइंडसेट के साथ गया है। उसे विश्वास है कि दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है, अगर ये डील नहीं हुई तो कोई और बेहतर डील मिल जाएगी। तो उसका नतीजा क्या होगा? अब सोचिए नेगोशिएशन की टेबल पर क्या होगा। जो इंसान डरा हुआ है वो सामने वाले की हर शर्त मान लेगा, भले ही वो घाटे का सौदा हो, क्योंकि वो डेस्परेट है। बिल्कुल। लेकिन जो इंसान अंदर से शांत और समृद्ध महसूस कर रहा है वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी शर्तें रखेगा और जरूरत पड़ने पर डील से पीछे हटने की हिम्मत भी दिखाएगा। और सामने वाला भी उस कॉन्फिडेंस को महसूस करेगा। हाँ, वो उसी के साथ काम करना चाहेगा। तो ये कोई जादू नहीं है। जब भीतर से कमी या दरिद्रता महसूस नहीं होती तो इंसान घबराहट में गलत फैसले नहीं लेता। दिमाग केवल खतरों पर नहीं अटकता बल्कि संभावनाओं को देख पाता है। यही वो चुंबक है जो अवसरों को खींचता है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। मतलब हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारी बाहरी सफलता की दिशा तय कर रही है। डर और हताशा गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। एकदम सही। लेकिन फिर भी जब कोई नया रास्ता चुना जाता है तो डर तो लगता ही है, रुकावटें भी आती हैं। अक्सर लोग रुकावटों को ये मान लेते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं बना था और हार मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। लेकिन इस चर्चा के जो स्रोत हैं वे एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। उनके अनुसार रुकावटें ब्रह्मांड के इशारे हैं जो सिर्फ दिशा बदलने को कहते हैं, एक तरह का रीडायरेक्शन। बिल्कुल। हमें डर से लड़ना नहीं है बल्कि उसे अपना साथी बनाना है। हाँ, डर को एक दुश्मन की तरह देखना बंद करना होगा। कैसे? विकासवादी मनोविज्ञान के अनुसार डर हमारे दिमाग का सिर्फ एक सुरक्षा तंत्र है। जब भी कुछ ऐसा किया जाता है जो पहले कभी नहीं किया, जैसे नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करना, हाँ, तो दिमाग तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है। उसे लगता है कि सामने कोई शेर आ गया है। अगर उस डर से लड़ने बैठ जाएंगे तो सारी ऊर्जा उसी में खत्म हो जाएगी। इसके बजाय डर को स्वीकार करना चाहिए। उसे अपना साथी मान लेना चाहिए। उसे एक ऐसे साथी की तरह देखना चाहिए जो बस सावधान कर रहा है कि रास्ता नया है, थोड़ा संभल कर चलना। जब डर को इस तरह अपना लिया जाता है तो उसका हावी होना बंद हो जाता है। यह डर के साथ एक बहुत ही सेहतमंद रिश्ता बनाना है। और इन सब के अंत में जो सबसे गहरी बात सामने आती है वो है हमारे कोर वैल्यूज या मूल जीवन मूल्य। हाँ, कोर वैल्यूज सबसे जरूरी हैं। हमने सिस्टम बना लिए, डर पर काबू पा लिया, दौलत भी कमा ली, लेकिन अगर वो दौलत मूल जीवन मूल्यों के साथ मेल नहीं खाती तो वो सिर्फ एक खालीपन लेकर आएगी। एकदम सही। मान लीजिए किसी इंसान का मूल मूल्य स्वतंत्रता है, लेकिन उसने एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लिया जहां उसे दिन के 18 घंटे काम करना पड़ता है, तो वो अमीर होकर भी अंदर से गुलामी महसूस करेगा। यही सबसे बड़ा सच है। हर किसी को ये पहचानना बहुत जरूरी है कि उसके लिए सच में क्या मायने रखता है। क्या वो आजादी है, रचनात्मकता है या दूसरों की सेवा करना है? अगर सफलता की सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी है तो जितनी तेजी से ऊपर चढ़ेंगे उतनी ही तेजी से गलत जगह पहुंच जाएंगे। क्या बात है। हमारा पूरा जीवन, हमारी वर्तमान स्थिति असल में हमारे ही पुराने चुनावों और हमारी चेतना के स्तर का ही परिणाम है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो इसका सबसे बड़ा निचोड़ ये निकलता है कि असली अमीरी का अर्थ सिर्फ अंधाधुंध पैसा कमाना या बैंक बैलेंस बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। तो असली अमीरी क्या है? असली अमीरी है समय की आजादी होना, मानसिक शांति पाना और अपने जीवन को अपने मूल मूल्यों के अनुसार जीना। एक बिना दिमाग वाली मशीन बनकर दिन रात पसीना बहाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम थोड़ा रुकें, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करें और ऐसे सिस्टम बनाएं जो हमारे लिए काम करें।
और अपनी उस कीमती ऊर्जा को वहां लगाएं जहां उसका सही मायने में कोई बड़ा असर हो। बिल्कुल। अगर आज की इस गहन चर्चा ने विचारों को झकझोरा है, कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, या फिर आपको अपनी अदृश्य जेल की एक झलक दिखाई है, तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वे हमारे बुक शेल्फ टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने की जरूरत है। और जो लोग अपनी कमाई कर रहे हैं वे मेंबरशिप लेकर इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जिनकी कमाई अभी शुरू नहीं हुई है उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूरी बात है। साथ ही पैसे और माइंडसेट की समझ को और भी गहरा करने के लिए हमारे चैनल पर मौजूद फाइनेंशियल एजुकेशन वाली पूरी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखें। और चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बताइए। अगर ये बात सच है कि हमारा आज का जीवन हमारे ही कल के विचारों और चुनावों का परिणाम है, तो आज ऐसी कौन सी कड़ी मेहनत वाली पुरानी आदत है जिसे हम छोड़ने से डर रहे हैं? वो कौन सा ऐसा काम है जिसे सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगता है कि व्यस्त रहना ही सफलता है, जबकि असल में वही आदत अगली बड़ी कामयाबी का रास्ता रोके खड़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हर किसी को अपनी पुरानी कुल्हाड़ी की तरफ देखने पर मजबूर कर देगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। विचार करते रहिए, सीखते रहिए और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करते रहिए।